हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, उस परसेप्शन के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वह है प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि 10 प्रकार की इसमें विशेषताएं हैं, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं आकृति एवं पृष्ठभूमि संबंध, फिगर एंड बैकग्राउंड रिलेशनशिप। जो परसेप्शन है उसमें फिगर जो है और प्रत्यक्षीकरण यानी कि बैकग्राउंड का जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन करते हैं। तो उसमें जो गैस्टाल्टवादियों ने कहा, वो कहा 1912 में रूबिन ने और वर्दाइमर ने 1912 में कहा कि जिस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है वह 2 भागों में व्यक्त होती है। इन्हें आकृति एवं पृष्ठभूमि कहते हैं। आकृति वाला भाग अधिक स्पष्ट तथा आकर्षण होता है, जबकि पृष्ठभूमि वाला भाग अस्पष्ट एवं आकृति के चारों ओर फैला हुआ होता है। मीन्स क्लियर कट है कि जो पृष्ठभूमि है और आकृति है, आकृति की ओर हम आकर्षित होते हैं। पृष्ठभूमि चूंकि फैली हुई होती है तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन इन दोनों में एक गहरा संबंध है किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए। ये बात वर्दाइमर साहब ने और रूबिन साहब ने 1912 में कही थी। इसके बाद सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो आती है आकृति पृष्ठभूमि उत्क्रमण, यानी फिगर बैकग्राउंड रिवर्सल। यदि प्रत्यक्षित की जाने वाली वस्तु में एक से अधिक प्रत्यक्षित संगठनों के अनुभव किए जाने की संभावना है तो हमारा ध्यान कभी पहले भाग पर और कभी बाद वाले भाग पर जाता है। जिस भाग पर ध्यान केंद्रित होगा वह आकृति और जो भाग ओझल रहेगा उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। इस घटना को आकृति पृष्ठभूमि उत्क्रमण कहा जाता है। गमला चेहरा आकृति इसका एग्जाम्पल है कि फेस बेस फिगर इसका प्रतीत उदाहरण है। हम कुछ देर के लिए देखें कि टेबल पर जो ग्लोब रखा होता है अक्सर ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, उसमें हम जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो चाहे इंडिया का आ रहा हो, वो चाहे अमेरिका आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, उसमें क्लियर कट है कि जो सामने की चीज़ है वह उसकी आकृति होगी और जो पीछे की साइड में बैक में होगी वह उसकी पृष्ठभूमि होगी। हम अगली कड़ी में देखते हैं प्रत्यक्षीकरण का समग्र रूप में होता है। जो प्रत्यक्षीकरण है वह समग्र रूप में होता है। परसेप्शन एज ए होल, कंप्लीटली उसका परसेप्शन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद ही हम कुछ बताते हैं उसके बारे में। तो गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्यक्षीकरण खंडों में न होकर संपूर्ण यानी समग्र रूप में होता है। इस समष्टि का समग्र रूप लॉ ऑफ कन्फिगरेशन कहलाती है। ये जो समग्र रूप है ये कंप्लीट को दिखाता है। जैसे यदि हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर जाता है तो उसका तत्कालिक प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप में होता है, ना कि मात्र उसके हाथ पांव आंख नाक बाल पे होता है। अर्थात किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण सदैव एक इकाई के रूप में होता है। कि मान लीजिए हमने कोई भी ह्यूमन बीइंग देख लिया, हम इसकी पूरी बॉडी को देखते हैं। ऐसा तो नहीं है केवल उसकी आंख को या उसके नाक को या हाथ को या पांव को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का हम पूरा एनालिसिस करते हैं तभी कह पाते हैं कि अमुक व्यक्ति है, मेल है या फीमेल है या एनिमल है। जो भी है ओवरऑल परसेप्शन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि यह चीज़ ये है। केवल आँख से नाक से मतलब बॉडी पार्ट से हम उसका क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते, परसेप्शन नहीं कर सकते कि ये अमुक व्यक्ति कौन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रत्यक्षीकरण में भावात्मक यानी कि इफेक्टिविटी इन परसेप्शन।
ये जो इफेक्टिविटी है परसेप्शन में, उसके लिए गेस्टल्टवादियों ने कहा भाई प्रत्यक्षीकरण में भावात्मकता भी पाई जाती है, यानी कि इमोशंस भी होते हैं। हम किसी भी व्यक्ति का परसेप्शन करने में उसके जो हमारे 5 संवेदी अंग, उन 5 का उपयोग करते हैं। प्राय अक्सर वस्तुओं का, आकर्षक वस्तुओं का प्रत्यक्ष होने में सुखद और अनाकर्षक वस्तुओं का प्रत्यक्ष होने में खिन्न भाव पैदा होता है। हम देखें कि जो सुंदर है, हम सुंदर चीज को देखें तो इसकी सुंदरता का बखान हम 5 सेंस ऑर्गन से करते हैं, आई से, नोज से, टंग से, स्किन से और ईयर से। और यही अगर हम देखें जब ये सुंदरता पॉजिटिव होगी तो आप देखेंगे तो हम उसकी ओर इंटरेस्ट भी लेंगे, और अगर बदसूरत है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा सब कुछ। हम जहां नाक से सुगंध लेते हैं गहरी सांस के साथ, वहीं हम इस बदसूरती में या बदबूदार जगहों पर हम अपनी नाक पर रुमाल लगा लेते हैं। हमारे भाव भंगिमाएं डिफर हो जाती हैं। हम अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ कर्कश है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी व्यक्ति की आवाज़ मधुर है तो हम नेचुरल सुनते हैं, उससे दोस्ती का भी बढ़ाते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिविटी है। इसी क्रम में हम देखेंगे आगे, हमारा 5th है सामान्यीकरण एवं विभेदन। ये जो सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन, अब आप देखिए कि जो हमारा परसेप्शन है, जब हम 4th स्टेप पर आए तो एक चीज निकल के आई कि सेंस ऑर्गन्स, यानी कि सेंस ऑर्गन्स का परसेप्शन में बहुत बड़ा हाथ है। सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 5th है इसका सामान्यीकरण एवं विभेदन। जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, ये सामान्यीकरण एवं विभेदन जो है, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कह रहा है कि समानता एवं असमानता के आधार पर वस्तुओं को समान अथवा असमान वर्गों में रखा जाता है। इसके हम देखें कि 2 चीजें हैं कि एक तो आप देखिए, ये जो हम कोई भी चीज खरीदते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज ब्रांड है और एक चीज हमने स्ट्रीट से कोई ले ली, किसी सड़क से, फुटपाथ से ले ली, फल से ले ली हमने, तो एक माइंड सेटअप तैयार हो गया कि ये फल से ली हुई चीज़ तो अच्छी नहीं है, ये किसी मॉल से ली है तो ये चीज़ अच्छी है। अब आप देखिए कि इसी चीज़ में हम एक बहुत बड़ा, एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट आप स्टडी करेंगे, हम कास्ट बार को लेकर के परसेप्शन जब करते हैं तो केवल हम ग्रुप वाइज ही डिसाइड कर देते हैं कि अमुक जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है।
बिना उसको मिले, बिना उसको देखे, बिना समझे हम उसका परसेप्शन कर देते हैं, उसका सामान्यीकरण विभेदन कर देते हैं। उस चीज़ को यह समझाने की कोशिश की कि समानता और असमानता के आधार पर वस्तुओं को समान अथवा असमान वर्गों से संबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मकता। सेलेक्टिविटी इन परसेप्शन, यानी कि इस परसेप्शन में भी सिलेक्शन करना है, सेलेक्टिव चीज। एक बहुत सारी भीड़ है, माव है, उस सामूहिक में से कुछ परसेप्शन करके उसको चुनना, ये चीज इसमें दर्शाने की कोशिश की है कि प्रत्यक्षीकरण में चयनात्मकता का विशेष रूप पाया जाता है। प्रायः वातावरण में वर्तमान सभी वस्तुओं पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो उद्दीपक अधिक तीव्र अथवा व्यक्ति की तात्कालिक आवश्यकता से संबंधित होते हैं, उन पर व्यक्ति का ध्यान अधिक शीघ्रता से चला जाता है। मान लीजिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं भूख का। कोई व्यक्ति भूखा है, उस भूखे व्यक्ति का ध्यान फूड मटेरियल पर जाएगा, अंडरस्टूड है। भले ही आप उससे कहें कि भाई उस जगह पर इतना अच्छा एक इमारत थी, नहीं, क्योंकि वो भूखा है, उसने देखा कि रेडी पर एक फ्रूट्स लगा हुआ है, एक ही रेडी वाला है, अगर मेरी बस कुछ देर रुक जाए तो मैं जाके वहाँ से कुछ फ्रूट्स खरीद लूँ और खा लूँ, या होटल पर रह जाएगी कि अगर बस मुझे समय दे दे तो मैं जा करके खाना खा लूँ। कारण उसका परसेप्शन उसकी भूख की बेस पे हो रहा है। भूख था इसलिए वह फूड मटेरियल देख रहा है, सिलेक्शन उसने की। उस जगह पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़र, उसके संवेदी अंग हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन फुल्ली कंसंट्रेशन उसका भूख था, जिसकी बेस पे फूड मटेरियल को देख रहा है। फिर नेक्स्ट चीज आती है सेवंथ, वह प्रत्यक्षीकरण में अंतर्विनियमितता। ट्रांसपोसिबिलिटी इन परसेप्शन। ट्रांसपोसिबिलिटी इन परसेप्शन, ये जो परसेप्शन में अंतर्विनियमितता है, उसमें ये क्लियर कट कह रहे हैं कि प्रत्यक्षीकरण में अंतर्विनियमितता का भी गुण पाया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, किसका, किसी भी सिक्के का। हम जब किसी भी सिक्के को उड़ाते हैं तो उसकी संभावना मान लीजिए हेड की है, कितनी होगी, 50-50। सेम कंडीशन अगर टेल है तो इसकी भी कंडीशन 50-50 होगी। मीन्स हम जब किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसकी हेड आने की संभावना 50-50 है, टेल की भी संभावना 50-50 है। और एक चीज जान लीजिए, उसकी अदर कंडीशन जो होंगी, वो चाहे खड़ा रहने की हो, तिरछा रहने की हो, कोई भी कंडीशन XYZ,
उसकी संभावना कम रहती है। हम उसी क्रम में आगे चलते हैं। तो जो हमारा अगला चीज़ है पॉइंट नंबर 8, हम देख रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है वह कहता है यहाँ भी संवेदनाओं की बात होगी, संवेदी अंगों की बात होगी और आगे हम चलेंगे। इसी परसेप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत चैप्टर है बहुत बड़ा। प्रत्यक्षीकरण में अनेक सांवेदिक प्रक्रियाएं सन्निहित हैं। मल्टी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट जैसा कि इंग्लिश वर्जन क्लियर कहता है मल्टी सेंसरी, अनेक संवेदी प्रक्रियाएं। किस काम के लिए? प्रत्यक्षीकरण के लिए। किसी भी वस्तु के प्रत्यक्षीकरण में एक से अधिक संवेदी क्रियाशील हो सकती हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई पेड़ देखा हमने। अब इस ट्री में आप देखिए कि कई सारे एंगल्स हैं जिसमें हमारी आईज भी काम करेंगी, नोज भी काम करेगी, स्किन भी काम करेगी। अब यहां देखेंगे दो चीजें हमारी, ईयर भी काम करेगा, ये जो टंग है, टंग यहां काम नहीं करेगी कुछ देर के लिए। अगर ये फलदार है प्लांट तो ये भी काम करेगी, जान लीजिए। क्योंकि जब हवा बहती है तो हमारे कानों से उसकी आवाज को हम फील करते हैं कि हवा बह रही है, और शरीर को हमारे टच करती है उसका संवेदनाएं, कहती है कि हाँ भाई ठंडी हवा है या गर्म हवा है। वही ऑक्सीजन हम जब लेते हैं तो कहते हैं हवा गर्म है या ठंडी है। जब हमारे को कानों में हवा लगती है तो कहते हैं ठंडी हवा से कान लाल हो गए, गर्म हवा से कान लाल हो गए। मीन्स ये कि प्रत्यक्ष में अनेक संवेदी अंग काम कर रहे हैं, संवेदी क्रियाएं भाग लेती हैं। वो चीज यहाँ बताने की बात कही है कि 3 ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता से उस प्लांट की बात कर रहे हैं। 3 तो इसमें मेन रूप से है ही हैं, लेकिन ये जो 2 हैं ये साइड में। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण में संवेदी क्रियाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम देखेंगे कि एक चीज होती है एसोसिएशन। हम जनरली एसोसिएशन का अगर मीनिंग पढ़ें तो उसको हम कहते हैं पेयर या साथ। तो देखिए इसका नाम है, नंबर 9 पे हम आ गए। प्रत्यक्षीकरण में
साहचर्य विचार, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ आइडियाज इन परसेप्शन, साचार्य विचार। इस एसोसिएशन को हम देखें तो ये दिखाता है संघ। जैसे एक जनरल एग्जांपल अगर हम लें तो चेयर का जो एसोसिएशन है वो टेबल से है, कॉमन वे में। हालांकि चेयर को हम बैठने के लिए यूज करते हैं, चेयर को बैठना भी कह सकते हैं। उसी क्रम में हम देखिए कह रहे हैं कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होने पर उससे संबंधित विशेषताएं भी मन में सक्रिय हो जाती हैं। जैसे हम कोई फूल देखें, ये जो फूल है इसको हमने देखा, और जब इसे देखते हैं तो हमारे मन में थॉट डेवलप होते हैं। क्या ये सुंदर है? सुंदर है तभी हमारा ध्यान इसकी ओर गया, क्योंकि परसेप्शन हमने किया कि ये सुंदर है। अब ये चूंकि आकर्षक भी है इसलिए हमने इसकी ओर गए। आकर्षक के साथ साथ चूंकि फूल है तो ये सुगंधित भी है, इसमें सुगंध भी आ रही है। आप देखते रहिए परसेप्शन का प्रभाव। सुंदर है इसलिए इसको देखा, आकर्षक है इसलिए इसकी ओर गए, फूल है इसलिए सुगंध दे रहा है। अच्छा, सुगंध को हम देखें, अगर सुगंध की जगह होती दुर्गंध तो हम इसको नहीं देखते। आकर्षक की जगह होता विकर्षण तो हम इसको नहीं देखते, देखते और भूल जाते, वस्तु देखते और भूल जाते। तो सुंदर है, परसेप्शन किया है इसलिए हम इसको देख रहे हैं। इसे साचार्य विचार कहते हैं। उपयुक्त विशेषताएं फूल से संबंधित है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चेयर का कुर्सी से, गिलास का पानी से। हालांकि जैसे इसके 3 संबंध है उसी तरह हर एसोसिएशन का कोई ना कोई संबंध होता है। अंतिम में हमारा लास्ट प्रत्यक्षीकरण का विषयीकरण। Objectification in perception। ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, विषयीकरण जो है, हम उसको परसेप्शन के बाद उसका विषयीकरण करते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण में एक विशेषता यह भी देखने मिलती है कि किसी सूचना के प्राप्त होने पर उसको किसी विषय से संबंधित किया जाता है। इसे विषयीकरण या पदार्थीकरण भी कहते हैं। हम यहाँ एक एग्जांपल लें, काहे का? हॉर्न का। आप देखिए यहाँ जो प्रत्यक्षीकरण रोल प्ले करेंगे वो करेंगे कौन? ईयर्स। आप देखिए क्योंकि इसका काम क्या है? वॉइस का परसेप्शन करना है। तो ये हॉर्न ट्रक का है या बाइक का है या साइकिल का है, मीन्स ये किसका है, इसका परसेप्शन जो हो रहा है, जो हमारा संवेदीय कान है, ईयर, उससे हो रहा है। इवन हम जो ट्रेन है इसके हॉर्न की आवाज़ सुन के ही जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये हॉर्न ट्रेन का है।
हम देखेंगे अक्सर सोसाइटी के अंदर एक चीज़ होती है कि वे मिलते नहीं हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हैं, लेकिन उसके कुछ परसेप्शन कर लेते हैं एसोसिएशन के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, विजुअली लर्निंग के द्वारा, और हम उस व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक तैयार कर लेते हैं, उसके बारे में धारणाएं बना लेते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का, वह था प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं।